नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करने वाले कोल्ड वार की। एक कोल्ड वार हमारा सीरीज चल रहा है, इससे पहले 3 पार्ट आ चुका है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध में स्थिरता। स्थिरता का मतलब होता है डिटेंट, हिंदी में कहते हैं इसको देतांत। देतांत का मतलब जो शीत युद्ध में कमी आ जाए। आज के इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाला हूँ शीत युद्ध का अंत और साथ ही एनपीटी एंड एलटीवीटी स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट सेकेंड, एंड क्या इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। कोल्ड वार का दोस्तों ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये क्लास 12 जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, इसकी फर्स्ट चैप्टर की ये 4th वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर की इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी है हमारे इस चैप्टर की। मैं आपको सीरीज वाइज सेकंड्स में बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक आपके सीधे खोपड़े में डालूंगा। अगर इंटरनेशनल रिलेशन का दोस्तों बहुत मस्त टॉपिक है ये। कोल्ड वार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का भी, ठीक है। आईआर के अंदर इसको पढ़ते हैं हम। तो चलिए आज से क्लास को हम कवर करते हैं। इससे पहले सारे जो पार्ट्स है उसको जरूर देख लेना, लिंक नीचे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्त, ये जो स्थिरता है ना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप सबके मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ गया इसके रिगार्डिंग। स्पेशली आपको मैं बताऊं तो 1967 और 1979 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम डेटेंट या देतांत के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम में कोल्ड वार की जो पीक है ना, पीक यानी कि तीव्रता, उसमें कमी आ गई थी। एक बार मैं आपको पहले इतिहास समझा दूं। 1945 में दोस्तों कोल्ड वार स्टार्ट हुआ और 1948 में थोड़ी सी और इसमें मतलब कि आग में घी डाल दी गई है ना। उधर ट्रूमन डॉक्ट्राइन यानी ट्रूमन सिद्धांत के द्वारा फिर मार्शल ने कर दिया भाई, वेस्टर्न कंट्रीज को हेल्प देनी स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा यूएसएसआर नाराज हो गया उससे, है ना। 1950 में दोस्तों कोरिया का वॉर हो गया, 53 तक चला। एंड 1961 में से 1962 ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ, इसने एंड में यानी कि इस टाइम पीरियड तक तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने बिल्कुल शिखर पे, बिल्कुल पीक लेवल पर पहुंच गया था, बिल्कुल पीक पे पहुंच गया था। लेकिन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद यानी कि शीत युद्ध जो है दोस्त, वो क्यूबा मिसाइल संकट खत्म होने के बाद 1967 से लेकर 1979 तक इस टाइम पीरियड के दौरान ऐसी कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। और दोनों यानी कि यूएसए और यूएसएसआर ने आपस में कहीं ना कहीं पीस ने शांति की बात करनी स्टार्ट कर दी। और यही टाइम पीरियड जो है, इसी को डेटेंट और हिंदी में देतांत के नाम से जाना गया। या देतांत का मतलब स्थिरता भी होता है। देतांत का मतलब क्या होता है? स्थिरता दोस्त, ये जो वर्ड है देतांत का मतलब स्थिरता भी होता है। डिटेंट इसको ये कहा जाता है, ठीक है, इस टाइम पीरियड तक। लेकिन शांति इंसान कभी भी रह जाए, आगे चल के फिर भांडा फूट जाता है। और 1979 में यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन है, कौन? सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। इस तरह के दोस्त ये जो शांति चल रही थी, ये शांति भंग हो गई और फिर से कोल्ड वार के अंदर पीक आनी स्टार्ट हो गई। और ये पीक 1991 तक चली, जब तक कोल्ड वार का एंड नहीं हो गया, क्योंकि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, पतन हो गया। और जो भी इसके साथ मिलकर बने हुए थे, टोटल 15 स्टेट थे, सब के सब अलग हो गया, अपना अपना उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया। समझ गया आप सभी को? चलिए, तो बेसिकली आज जो हम समझने वाले हैं इस टॉपिक को, हम पहले ये समझेंगे। देखो सभी लोग यही सोच रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब पहले हम ये समझते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जब कोल्ड वार चल रहा था तो पूरी दुनिया की निगाहें इस कोल्ड वार के ऊपर थी। अब जब कोल्ड वार के ऊपर जब सब लोग सोच ही रहे हैं, तो हम ये जानते हैं ये कमी आई क्यों, किस लिए कमी आई, मेन रीजन क्या था। 1962 यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से लेकर, यानी हम बेशक हम बात करते हैं 1967 से 1979 तक, ये कमी आई क्यों, इसका मेन रीजन क्या था। यानी कि डेटेंट या देतांत का रीजन क्या था, यानी कि शीत युद्ध का जो पीक है, इसमें कमी आने के मेन रीजंस क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा। चलिए इसको जानते हैं सबसे पहले। अरे ये क्या है, ये बंदा पूछ रहा है तू जानती है क्या? अरे भाई ये बोल रही नहीं जानती हूँ। नहीं जानते हैं? नहीं जानती है, हम बोल ले नहीं जानती। चलिए आज बताते नहीं जानते। तो चलिए, क्या आप जानते हो? जानते हो आप? बताना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये एनटीपीटी, एलटीबीटी, सीटीबीटी बहुत कुछ है। ये आईआर के अंदर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। टॉपिक दोस्तों थोड़ा फेवरेट है हमारा, तो इस तरीके से थोड़ा इसको अच्छा भी लगता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शीत युद्ध की उग्रता में, शीत युद्ध के पीक में, कोल्ड वार के पीक में कमी आने के, यानी डेटेंट के या देतांत के जो सबसे पहला रीजन है वो क्या है? परमाणु हथियारों है, हथियारों लिखा है भाई, ये हथियारों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर वेपन्स। सबसे पहले दोस्तों यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने यही सोचा
क्यों ना भाई, अब टाइम आ चुका है थोड़ा, क्योंकि हमने देखा दोस्तों 1967 से 1979 का जो टाइम पीरियड डिटेंट का टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड के दौरान दोनों सुपर पावर्स ने अपनी न्यूक्लियर टेस्ट में कमी कर दी, और इसलिए सबसे मेन रीजन हुआ सोवियत संघ और अमेरिका का पीछे हटना और आपस में ट्रेड रिलेशन चालू। ट्रेड मतलब इस तरीके से, मतलब जो भी सोवियत संघ के साथी देश या कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले वो वेस्टर्न कंट्री से अच्छे रिलेशन बना रहे हैं इस समय। इसलिए परमाणु यानी कि ऐसी घटना, क्योंकि आप देखो ना कि अगर यूएसएसआर बहुत सारे एटम बम्स बना लेता है तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका नहीं बनाएगा, अमेरिका ही बना लेगा। तो अगर अमेरिका अटैक करता है तो सोवियत संघ भी अटैक करेगा, तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर थर्ड भी हो सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड यानी कि मान लो कि परमाणु या कि एटम बम से अटैक हुआ तो यह महाविनाश होगा, क्योंकि जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त हम भूले नहीं हैं। तो इसी को देखते हुए इन दोनों महाशक्तियों के अंदर, या कह लो इस तरीके से, ये एटम बम्स जो इन दोनों महाशक्तियों दोनों सुपर पावर्स के पास भरमार है, एक डर था कि अगर मैंने अटैक किया तो रिटर्न वहां से भी अटैक आएगा, और इसी डर ने कोल्ड वॉर के अंदर कमी ला दी, और यानी कि वर्ल्ड वॉर थर्ड भी होने नहीं दिया। इसी को परमाणु अवरोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जाता है। एक ऐसा कंडीशन या एक ऐसी कंडीशन जब एक डर हो जिसने परमाणु हमले को बचा लिया, क्योंकि मैं हमला करूंगा तो सामने वाला भी सुपर पावर है वो भी अटैक करेगा, दोनों की यानी कि दोनों की ऐसी की तैसी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इस डर ने क्या किया है, एटम बम्स के अटैक होने से बचा लिया। इस कंडीशन को परमाणु अवरोधन यानी कि परमाणु के अटैक करने में रुकावट, इसको बोलते हैं अवरोधन, न्यूक्लियर डिटरेंस। समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट, तो पहला पॉइंट ये रहा, परमाणु अवरोधन यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस ने क्या किया, शीत युद्ध के कोल्ड वॉर के पीक में कमी ला दी। पहला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि कंट्री ने उस पर यूज करना यानी कि टेस्ट वेस्ट करना बंद कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि दोस्त आज कंट्रियां, जितनी भी कंट्रीज उनके पास परमाणु बम नहीं है, एटम बम्स नहीं है। आज की कंट्री दोस्त अगर मैं बात करूँ आज प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो अमेरिका के पास लगभग इस समय 7300 एटम बम्स है, 7300, एंड सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में दोस्त रसिया के पास इस समय। फिर आप देख लो भाई, फ्रांस के पास 300 है, चीन के पास 250 है, ब्रिटेन के पास 225 है, पाक के पास 120 है, लेकिन दोस्त अभी उसके पास लगभग 140 के आसपास हो चुका है। एंड भारत के पास दोस्तों इस समय 110 से 120 के आसपास एटम बम्स है हमारे पास। एंड इजराइल के पास 80 है और उत्तर कोरिया के पास 60 है। ये पागल है, जब भी दोस्त कभी कुछ भी होगा तो नॉर्थ कोरिया ही ये पक्का अंडे संडे ये कुछ गड़बड़ करेगा और किसी पे भी लपेट देगा ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कंडीशन, भाई एक बटन दबाना नहीं दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ये कंडीशन है, तो एटम बम्स पे क्यों खर्च करना भाई, लेकिन दुनिया क्या करेगी यार। हमारी पॉलिसी तो वही है, फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम कभी पहले यूज तो करेंगे नहीं। चलिए जानते हैं सेकंड रीजन क्या था कोल्ड वॉर की जो पीक है इसमें कमी लाने की, है ना। चलिए सेकंड रीजन है सीमित परमाणु संधि, LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या बोला मैंने आपको, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। तो LTBT का मतलब क्या होता है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको, उसकी जो टेस्ट है उस पर कमी लाना। अब ये ट्रीटी 5 अगस्त 1963 को ब्रिटेन यानी कि यूके, यूएसए यानी कि अमेरिका एंड यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच में हुआ, और 10 अक्टूबर 1963 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंदर लगभग 100 कंट्रियों ने सिग्नेचर किया। तो इसके तहत अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने परमाणु टेस्ट के ऊपर बैन कर दिया कि आप कोई भी टेस्ट नहीं करेगा एटम बम्स का, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रीटी हुई उसका नाम है NPT। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जानते हैं NPT का मतलब क्या होता है। NPT दोस्त जिसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु का प्रसार नहीं करना, अप्रसार, है ना। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि 1967 में होता है, और इस संधि के ऊपर सिग्नेचर किया जाता है। पहले तो आपको ये जानना है कि ये सिग्नेचर या इस एग्रीमेंट का, इस ट्रीटी का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, हुआ ये कि 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी तक 1967 तक जिस यानी कि जिन कंट्रियों ने या जिस देशों ने परमाणु टेस्ट कर लिया था, सिर्फ वही कंट्री
परमाणु संपन्न देश माने जाएंगे, यानी कि उन्हीं कंट्रियों के पास, यानी उन्हीं देशों के पास परमाणु बम या एटम बम्स होगा। इसके अलावा और जो इस पे साइन कर देगा, जो इसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा एनपीटी पे, वो कभी टेस्ट भी नहीं कर पाएगा, ये इसका शर्त है। और 1 जनवरी 1967 तक किस किस ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने कब टेस्ट किया था आपको पता है? आपको पता होगा यार कि 1947 से पहले, 47 से पहले अमेरिका ने एटम बम्स बना लिया था। तभी तो उसने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त पे कहाँ पे, नागासाकी फोड़ दिया था भाई, हैं? जानते हो इसका क्या परिणाम होते हैं, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसने समझ लो कि 1945 में अमेरिका के पास एटम बम्स आ गया। अब दोस्तों सेकंड का नंबर पर आता है रसिया, जिसको हम पहले यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर। इसने दोस्त 1949 में एटम बम्स का टेस्ट कर लिया, दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे दोस्तों नंबर पे आता है यूके, जिसने 1952 में टेस्ट कर लिया। चौथे नंबर पे आता है फ्रांस, जिसने 1959 में टेस्ट कर लिया। पांचवें नंबर पे आता है कौन, चाइना, जिसने 1964 में टेस्ट कर लिया। अब आप इस तरीके से देखोगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इट मीन्स यूएसएसआर एंड चाइना, ये 5 कंट्री ही 67 से पहले, क्योंकि लास्ट 64 है चाइना, 67 से पहले सिग्नेचर कर लिया है, और इनको ही परमाणु यानी कि एटम बम से लेस यानी कि संपन्न कंट्री माना जाएगा। और इस तरीके से दोस्त एनपीटी पे सिग्नेचर कंट्रियों से करवाया गया, और इस पे जो सिग्नेचर कर देता वो टेस्ट नहीं कर सकता था। और सोचो जरा एक बार आप, अगर हम इस पे सिग्नेचर कर देते तो भाई फिर तो हमारे यहाँ से तैसी हो जाती, क्योंकि हमारे बगल में पाकिस्तान है जिसकी हेल्प अमेरिका करता आया है, चाइना है जो पता आपको कैसा है ना, वो कभी भी हम अटैक कर सकता था। तो हम अपने दोनों पड़ोसियों के देखते हुए हम अपनी डिफेंस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए इंडिया ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया। आई होप आपको एनपीटी का मतलब और इसके उद्देश्य क्या है ये सब समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो एनपीटी आपको दोस्तों ये बता दूं मैं पहले, एनपीटी कब इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट जो है एनपीटी ये 5 मार्च 1970 को किया गया। 5 मार्च यानी कि 5 मार्च को 1970 को, है ना, 1967 में इस पर सब कंट्री से सिग्नेचर करवाया गया, लेकिन इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किया गया, ध्यान रखना इस पर। ठीक है, तो 5 मार्च 1970 को एनपीटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कितने सालों के लिए? 25 सालों के लिए, इसको 25 ईयर्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और यानी कि 70 से 25 कितना हो गया? 1995। कितना हो गया दोस्तों? 1995। 1995 में जाके दोस्तों इसका एनपीटी का नाम चेंज करके सीटीबीटी बन गया, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। दोस्त सितंबर में 1996 में जाके इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये एनपीटी का ही नया नाम है, सीटीबीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। आई होप दोस्तों आपको एनपीटी सीटीबीटी समझ में आ चुका होगा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्या है पॉइंट हमारा? रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि। नेक्स्ट ट्रीटी कौन सी हुई? रणनीति शस्त्र कटौती संधि। अब ये क्या था भाई? प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश, ठीक है, एंड जो गोर्बाचेव जो कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इन दोनों के बीच में अब जो संधि हुई, ट्रीटी जो हुई, उसका नाम था स्टार्ट। क्या नाम था? स्टार्ट। क्या नाम था? स्टार्ट। रणनीतिक, हिंदी में कहते हैं इसको रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि, एंड दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि स्ट्रेटजिक आर्म्स, हथियार, रिडक्शन, कम करना, ट्रीटी। ठीक है, ये कहा जाता है। चलिए, तो इस ट्रीटी के तहत जो एटम बम्स है उसमें रिडक्शन यानी कि उसमें कमी करने की बात कही गई, और ये जो ट्रीटी है वो 31 जुलाई 1991 को हुई। कब हुई? 31 जुलाई 1991 को। कब? 31 जुलाई 1991 को हुई। और 1991 के बाद सेम यही ट्रीटी कब? 1993 में हुई, जिसका नाम स्टार्ट वो सेकंड था, क्योंकि पहले वाला जो 1991 में हुई इसको स्टार्ट फर्स्ट कहा गया, और दूसरे वाले को स्टार्ट क्या? सेकंड, द्वितीय कहा गया। पहले वाले में भी अमेरिका और सोवियत संघ साथ थे, दूसरे वाले में भी अमेरिका एंड रसिया।
क्योंकि सोवियत संघ अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, पता हो तो आपको एंड हो जाएगी। सेकंड चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि सोवियत संघ का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये टूटा कैसे, इसका पतन कैसे हुआ। बेसिकली बहुत सारे इसके रीजन भी है, लेकिन यहाँ पे आपको यही समझना है कि स्टार्ट के ऊपर सोवियत यूनियन एंड यूएसएसआर दोनों ने सिग्नेचर किया, ठीक है, ताकि रिडक्शन कर सके एटम बम्स के अंदर। एंड एक और पॉलिसी जिसके तहत पीक में कमी आई कोल्ड वार के। एंड दोस्त पता है जैसे जब ये स्टार्ट 2 हुआ, ऐसे तो 1991 में ही 25 दिसंबर को सोवियत संघ टूट गया था, और उसी समय से सोवियत संघ जैसे टूटा तो कोल्ड वार ही खत्म एंड हो गया था उसी टाइम, ठीक है। और सुपर पावर रूप में एक अमेरिका अकेला बचा हुआ था। एंड जो गोर्बाचेव थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और गोर्बाचेव के बाद जो रसिया बना, क्योंकि सोवियत संघ टोटल 15 को मिला के बना हुआ था, और 15 में से 13 ने अपने एक अलग ही मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और जो एक रसिया बना, और दोस्तों लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये 3 अपना अलग रहना चाहते थे। तो 12 दोस्तों वो रहे, और 3 दोस्तों मतलब ये निकल के रहे, ठीक है। तो जो मेन जो था ना पूरा सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा था वो था रसिया। तो रसिया ही आज रिप्रेजेंट करता है फॉर्मर यूएसएसआर को, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है ना। एंड अब हम बात करते हैं ऐसे और भी रीज़न है जिसकी वजह से पीक में कमी आई, वो है क्या, सह अस्तित्व की नीति, को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी। देखो हुआ ये था कि दोस्त 1990 की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अमेरिका वियतनाम वॉर के कारण इसका बहुत बड़ा घाटा हुआ था। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिका की हार हुई थी, अमेरिका हार गया था, उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इसका, बहुत सारा इसका धन, रिसोर्सेस, बहुत पैसे वगैरह बहुत खर्च किया था उसके ऊपर। साथ ही दोस्तों अगर हम यूएसएस की बात करें तो यूएसएसआर भी तमाम कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर अगेंस्ट में रेवोल्यूशन चल रहा था। यूएसएसआर काफ़ी सारे इसने पैसे वेपन्स पर लगा दिए थे, इकोनॉमी पे ध्यान दिया नहीं था, तो इसको भी झेलना पड़ा। तो दोनों ने अब एक दूसरे के साथ की सोची, हम हेल्प की करेंगे, अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने ने स्टार्ट किया। इसी को कहते हैं सह अस्तित्व की नीति, को एग्जिस्टेंस पॉलिसी, ठीक है, जिससे कोल्ड वार में कमी आई, ठीक है, कमी आनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्या है, तो गुट निरपेक्ष के जो कंट्री हैं, यानी कि नॉन अलाइंस मूवमेंट्स के जो कंट्री है, इन्होंने भी शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के पीक में कमी लाने में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान में दोस्त यूएसएसआर को समझाने में इंडिया और तमाम जो नॉन अलाइंस ये जो नैम के जो कंट्रीज इन्होंने काफ़ी हेल्प करी, तो भाई मिसाइल भी हट पाई, बना वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था, तो कहीं ना कहीं इनका भी हाथ रहा। दोस्त कांगो में जब अटैक हुआ तो अमेरिका वगैरह तब तो भाई पता आपको, तो वो तो अपने ही कोल्ड वार में लगे पड़े थे। इंडिया ने स्पेशली दोस्तों साथ दिया वहाँ पे, तो यूएनओ ने भी भारत की थोड़ी थोड़ी तारीफ करी। 1979 के अंदर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, हमने यानी कि दोस्तों हमने उसका क्रिटिसाइज किया अफगानिस्तान का। तो समय समय पे तमाम जो कंट्रीज़ हैं किसके नाम के नॉन अलाइंस मूवमेंट के, यानी गुट निरपेक्ष के, जो कि किसी भी सुपर पावर्स के जो ग्रुप में शामिल नहीं हुए थे, ना यूएसए के ना सोवियत यूनियन के, तो ये दोनों ग्रुप से अलग रहते हुए शीत युद्ध में कमी लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में इनमें 25 कंट्री थे, और धीरे धीरे करके इनकी काउंटिंग यानी कि जो संख्या है देशों की वो बढ़ती चले गई। आज तो इसके अंदर 120 कंट्री हैं, ठीक है। बनाने वाले दोस्तों ये 5 कंट्री थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के टीटो, याद किया ना, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको बता रखा है, एंड युगोस्लाविया के गमाल अब्दुल नासिर, एंड मिस्र के टीटो तो हो गए, एंड घाना के बामेन कुरमा, और कौन बचे, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकुंडो बचे। तो ये 5 हैं टोटल जिन्होंने इसको बनाया, और आगे चल के कंट्री बढ़ती चली गई, ठीक है। एक समय दोस्तों चाइना भी इसी का मेंबर हुआ करता था। चलिए दोस्तों, फिर तो वो आगे बन गया, उसके अंदर भाई सोवियत यूनियन में निकल गया, कम्युनिस्ट बन गया। एंड आर्थिक कारक भी काफ़ी मेन दोस्त जो रीजन है, आर्थिक कारण मैंने आपको बता दिया दोस्त कि आर्थिक कारण के अंदर जो मेन है वो इस तरीके से कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों दोस्त इस समय बेशक सुपर पावर्स बने रहे थे पूरे कोल्ड वार के दौरान, लेकिन इसकी भी हालात अब वैसी नहीं रही यूएसए की, मतलब कि वैसे मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया कि वियतनाम वॉर के अंदर काफ़ी इसका लॉस्ट हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से अब इसका ध्यान वेपन्स पे नहीं इकोनॉमी पे आया। सेम इकोनॉमिक फैक्टर के तहत ही यूएसएसआर ने सबसे बड़ी इसकी गलती यही थी कि इसने इकोनॉमी को बिल्कुल इग्नोर किया और वेपन्स पे ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था अमेरिका से पावरफुल बनना, किसी भी तरह से अमेरिका से सुपर पावर बनूंगा, अमेरिका की फाड़ दूंगा बस। इसी गलती ने इसको ले डूबा, और दोस्त इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी कोल्ड वार में कमी आनी स्टार्ट हुई। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे भी रीजन है दोस्त जिसने कोल्ड वार का अंत कर दिया, ठीक है। जैसे हम देखें दोस्तों एंड ऑफ कोल्ड वार,
एंड ऑफ कोल्ड वॉर में जो तमाम घटनाएं चल रही थी कोल्ड वॉर दौरान, जैसे कि दोस्तों को पता है कि वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी अलग हुआ करते थे, यहाँ पे ये जो रेखा है खत्म, ईस्ट और वेस्ट दोनों मिल गए, बर्लिन की वॉल है ना, बर्लिन वॉल गिरा दी गई 1990 में। दोस्तों पता है पहले आपको ये भी ज्वाइन हो गया, यानी कि वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन दोनों एक हो गए, ये भी हमने देखा दोस्तों। एक तरह से मतलब कि अब जो घटनाएं चल रही थी वो घटनाएं खत्म होती चली गई। और एंड ऑफ दी बाइपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर मतलब दो ध्रुव्य, बाइपोलर एक यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए, दो ध्रुव्य विश्व का अंत हुआ इस तरीके से। और दो ध्रुव्य विश्व के अंत के बाद सोवियत संघ तो दोस्तों टूट गया, क्योंकि वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक ही पापा बना, कौन, एक ही महाशक्ति बना पूरी दुनिया का, वो आपको दिख सकता है अपने तमंचे के चोट पर दुनिया से काम करवाने वाला महाशक्ति कहलाया अमेरिका। इसका दोस्तों आज हेजेमनी पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो दोस्तों इस तरीके से अमेरिका आज सुपर पावर्स के रूप में जाना जाता है। तो कोल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर डीपली तो नहीं पढ़ना, हमें सेकंड चैप्टर में डीपली पढ़ना है इसका एंड कैसे हुआ। तो फर्स्ट चैप्टर में दोस्त अभी तो हमने ये देखा कि जो मेन हमारी जो एग्रीमेंट थी और यानी जो ट्रीटी वगैरह थी जिसने कोल्ड वॉर के अंदर कमी लाने में थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करी, जिसको हम डिटेंथ या देतांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे संधि बताया आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखने वाले नो रिकॉग्नाइज्ड मूवमेंट के बारे में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। इसकी बिल्कुल मैं डीपली में बताऊंगा, इसके एक एक चीज़ बताऊंगा कि यह है क्या, क्यों बना, मेन रीज़न क्या था, कि आज इसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये आज भी चल रहा है। तो मेन जो इसके फैक्ट्स होंगे ये नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम। तो दोस्त फोर्थ पार्ट है ये हमारी वीडियो का, 3 पार्ट पहले आ चुका है, तो इस फोर्थ पार्ट को भी अच्छे से समझना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो 5th पार्ट के रूप में है, क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक को आपके खोपड़े में डाल रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपने डीपली समझ लिया, पूरी बुक्स चुटकी में समझ में आ जाएगी, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्लास आपको ये कैसे लगी, आज फटाफट बताना। इस वीडियो को सब जगह शेयर करना ताकि सभी को इसका फायदा मिले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना प्यार बनाए रखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, पूरा अब धमाकेदार वीडियो आने वाली है भाई। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।